सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से जिसमें कि EMRS, KVS, NVS जिसमें सब्जेक्टिव हमारे इस बार पूछा जाएगा पेपर में, तो उससे संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास आज तीसरी क्लास है। जो भी साथी नए हैं वो चैनल पर जुड़कर और जो प्लेलिस्ट में इससे पहले की वीडियोज़ हैं आप उससे भी देख सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी हो सके। करते हैं आज की क्लास शुरू। हमारा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा रही है, जो अनौपचारिक इतिहास लेखन जिसमें भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा के योगदान से आरंभ हुई थी, तथा औपचारिक इतिहास लेखन जिसमें गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के योगदान से विकसित हुई। जब परंपरा की बात करें तो सबसे पहले आती है जैसे कि अनौपचारिक की बात करें जिसमें भक्तमाल है, कविमाल है और कालिदास हजारा, आप इनको लिख सकते हैं। और जब औपचारिक इतिहास लेखन जब शुरू हुआ लेखन की परंपरा, तो सबसे पहले गारसा दत्तासी ने लिखा, फिर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु ने क्या था हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना योगदान दिया। परंतु हिंदी साहित्य लेखन की इस सुदीर्घ परंपरा में एक मुख्य बदलाव आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन को माना जाता है। इसलिए इस परंपरा का केंद्र बिंदु आचार्य शुक्ल बन जाते हैं। आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने इसे जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब बात करते हैं विशेषता की। सबसे पहले है स्पष्ट और विकसित लेखन। आचार्य शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट और परिपक्व है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, तथा चित्तवृत्ति के बदलने से साहित्य भी बदल जाता है, तथा इसके बदलने के पर्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक कारण होते हैं। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षवादी इतिहास बोध। शुक्ल जी ने इतिहास के लेखन में प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी सिद्धांत को अपनाया है। इम्पोर्टेंट है, जो शुक्ल जी ने साहित्य लेखन किया है उसमें प्रत्यक्षवादी और विधेयवादी सिद्धांत को अपनाया है, जिसके अंतर्गत किसी कार्य की व्याख्या निश्चित व वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर किया जाता है। शुक्ल जी ने जाति, वातावरण व रचना का क्षण तत्वों के माध्यम से साहित्य इतिहास लेखन किया है, तथा भक्ति आंदोलन का उद्भव इसी आधार पर इस्लामी आक्रमण का आधार बनते हैं। शुक्ल जी ने अपने दृष्टिकोण के द्वारा वर्षों से चली आ रही हिंदी साहित्य की इस समस्या का समाधान कर 900 वर्षों के साहित्य की चार कालों में विभाजित कर उसका नामकरण किया है, जो निम्नवत है। तो जो शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, वो 4 भाग हैं। सबसे पहला है हमारा वीर गाथा काल, जिसका जो समय है, काल है, वो है 1050 से 1375 संवत। फिर है हमारा भक्ति काल है 1375 से 1700 संवत। और रीतिकाल है, रीतिकाल 1700 से 1900 संवत। और आधुनिक काल है 1900 से अब तक अगतन। तो ये जो शुक्ल जी ने कालखंड में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को, वो है इनमें वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस विभाजनों के साथ साथ उन्होंने विविध कालों का भी वैज्ञानिक विभाजन किया है। जैसे इन्होंने भक्ति काल है उसको 2 भागों में बांटा है, सगुण भक्ति और निर्गुण। फिर सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा है, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा आती है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आती है। फिर निर्गुण को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, जिसमें संत काव्य धारा और प्रेमश्री काव्य धारा, जिसमें सूफी काव्य धारा जिसे कहा जाता है, सूफी काव्य धारा भी इसमें लिख सकते हैं। फिर इन्होंने रीति काल को भी 2 भागों में बांटा है, रीति काव्य जिसमें रीति काव्य को लिया गया है, और एक है रीति स्वच्छंद काव्य। ठीक है, रीति काल को 2 भागों में बांटा है। अगला पॉइंट है कवि संप्रेक्षण बाधक तत्वों की पहचान।
शुक्ल जी ने कविता में संप्रेषण को बाधित करने वाले प्रतीकों जैसे अलंकार, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, विशिष्टता के साथ साथ पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग तथा बुद्धि प्रेरित वक्रता का विरोध किया है। रचना का मूल्यांकन। शुक्ल जी ने अनौपचारिक इतिहास लेखन, जिसमें सिर्फ रचनाओं के नाम तथा परिचय प्रदान किया गया था, उसके विपरीत रचनाकारों की रचना का मूल्यांकन करते थे। यही कारण है कि वह तुलसी को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं तथा कबीर को कवि की श्रेणी से बाहर करते हैं। हालांकि द्विवेदी जी ने कबीर को उत्कृष्ट कोटि का कवि माना है। वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर को उत्कृष्ट कोटि का कवि किसने माना है? तो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे है, शुक्ल जी की रचना का वास्तविक मूल्यांकन गद्य को माना है। लेखन की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की तथा पारस्परिक रसवादी तथा आधुनिक समाजनिष्ठ दृष्टि को छोड़ दिया है। शुक्ल जी ने इसी कारण तुलसी को लोकमंगल का कवि तथा सूरदास जी को लोक रंजन का कवि माना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि शुक्ल जी ने तुलसीदास को क्या माना है? लोक मंगल का कवि, और सूरदास जी को माना है लोक रंजन का कवि। इस प्रकार स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर की परंपरा को आगे बढ़ाया तथा आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जैसे मूर्धन्य लेखकों के साहित्य इतिहास का आधार तैयार किया, जो आगे चलकर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा और परिमार्जित तथा परिष्कृत हो गई। ये था हमारा क्वेश्चन जो रामचंद्र शुक्ल को लेकर था। अगला हमारा प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि। इससे पहले हमने शुक्ल के साहित्य इतिहास की दृष्टि पर प्रकाश डाला था। अब हमारा क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, पर इनमें लेखक ने अपने को रचनाकार के जीवन वृत्त और रचनाओं के परिचय तक ही क्या है सीमित रखा है। इसमें काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों और परंपरा के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए इस ग्रंथ को इतिहास की अपेक्षा वृत्त संग्रह मानना अधिक उपयुक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और इतिहास लेखन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय जहां युगीन परिस्थितियों पर बल दिया है, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को इतिहास लेखन का आधार बनाया। जो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जब इतिहास लेखन किया तो उन्होंने क्या है, उस युग की जो युगीन परिस्थितियां थी उन पर बल दिया, युगीन परिस्थितियों पर बल दिया। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने परंपरा के इतिहास लेखन को आधार बनाया। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के युग रुचिवादी दृष्टिकोण के समानांतर अपने परंपरापरक दृष्टिकोण को स्थापित करके हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक और संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। दरअसल परंपरा और युगीन परिस्थितियों के सम्यक मूल्यांकन से संतुलित इतिहास का निर्माण हो सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के मत एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, पर इसमें कहा गया है कि परंपरा और युगीन परिस्थितियों के सम्यक मूल्यांकन, दोनों के ही मूल्यांकन से क्या है, संतुलित इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। चाहे आप युगीन परिस्थितियों के माध्यम से कर सकते हैं जैसे कि शुक्ल जी ने किया, और आप परंपरा के माध्यम से भी कर सकते हैं जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। अतः यह कहा जा सकता है कि शुक्ल और द्विवेदी के मत एक दूसरे के क्या है, पूरक है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक इतिहास लेखन की एक विशालशील परंपरा देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहां युगीन परिस्थितियों पर बल दिया, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर अपना मूल्यांकन आधारित किया है। पर
आचार्य द्विवेदी की इतिहास दृष्टि आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण की विरोधी नहीं बल्कि क्या है, पूरक है। भविष्य के इतिहासकार दोनों इतिहास दृष्टियों का एक साथ उपयोग कर संतुलित इतिहास लिख सकते हैं और साहित्य की विकासशील परंपरा और प्रवृत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के संकेत सूत्रों को अपनी दृष्टि से पल्लवित और सुनियोजित किया है। अतः निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? वस्तुतः हिंदी साहित्य के जातीय रूप और विशेषताओं के विकास का प्रश्न उनके इतिहास लेखन में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को नई जमीन और नई दिशा प्रदान की है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम करेंगे तो भी ठीक है, और इसके बीच में अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कोई कथन है, आप उसको भी क्या है, कोट कर सकते हैं, कथन को भी कोट कर सकते हैं। और जो इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कालखंड में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को, जैसे इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का तो उद्भव और विकास, तो आप इसको भी क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं प्रश्न में, तो वो भी आपका सही माना जाएगा। तो आप एक अच्छा सा क्वेश्चन अपना फ्रेम कर सकते हैं इसकी सहायता से, और आप जितनी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से अच्छा अपने क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। सभी को धन्यवाद।